नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की, जो किसान आंदोलन के बारे में लिया गया है। दोस्तों, किसान आंदोलन जैसा कि इतने दिन हो गए हैं, अभी तक चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अपना सुओ मोटो लिया था और केंद्र से पूछा था कि कोई मध्यस्थता करके इस कानून के बारे में किसानों से बात की जाए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि आप इस कानून को होल्ड पर रखेंगे या हम इसके लिए ऑर्डर करें। तो दोस्तों, ये बात यहाँ तक तो बिल्कुल कानूनी लिहाज से एकदम ठीक ही लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक रिमार्क में जो दो लाइनें आई हुई हैं और ndtv.com पर ये लाइनें छपी भी हैं, मैं वो लाइनें आपको पढ़कर सुना रहा हूं, जिससे ये दो लाइनें सुप्रीम कोर्ट की मुझे बहुत डरा रही हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईच वन ऑफ अस विल रिस्पॉन्सिबल इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग, वी डोंट वांट एनी इंजरीज और ब्लड ऑन आवर हैंड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे सेड इन शार्प रिमार्क। दोस्तों, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की लाइनें लिखने की या कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों में खून लगे और इसकी जिम्मेवारी हम सभी की होगी। किसान शांति से बैठे हुए हैं और सरकार की मंशा भी अगर ऐसी नहीं है कि वो किसी भी तरह का कार्रवाई करे, इस तरह की कि जिस एक्शन में कोई गोली चले या लाठियां चलें, तो इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट को कहने की क्या ज़रूरत थी। ये लाइनें दरअसल मुझे बहुत डरा रही हैं। दोस्तों, मैं इस सरकार की एक बात आपको बता देता हूं कि ये सरकार जब से आई है, इसका काम है उस तरह के कानून बनाना या उस तरह की बातें करना जो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ हैं, जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ हैं। आपने जैसे देखा होगा कि CAA जो कानून बनाया केंद्र सरकार ने, उस वक्त में भी जिस तरीके से धर्म की आड़ ली गई या धर्म के हवाले से कुछ बातें की गई और जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा CAA आंदोलन चला था। जबकि हमारे संविधान की मूल भावना ये है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, प्रांत, भाषा, जेंडर के नाम पर हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा है, हमारे संविधान की आत्मा है, जिसके आधार पर हम चलते हैं। और इसके बाद में अभी आपने सुना ही होगा कि उत्तर प्रदेश में एक लव जिहाद कानून के नाम से इन्होंने पास किया है। उस कानून के अंदर भी संविधान की आत्मा को इन्होंने मारा है और जिसमें एक समुदाय को टारगेट करते हुए इन्होंने उसे लव जिहाद नाम दिया। जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपनाएं, किसी भी जो हमारा मत है या हमारी भावनाएं, हम उसके आधार पर किसी भी धर्म संप्रदाय को हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने ये कानून बनाया और अब उस कानून के चलते हुए हो क्या रहा है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा है, उनके खिलाफ केस बनाए जा रहे हैं। हमारा संविधान ये कहता है, हमारा आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये कहता है कि हम किसी भी धर्म को माने, ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। दोबारा से किसान आंदोलन पर आ जाइए तो आप देखेंगे कि किस तरीके से संविधान के पूरे ढांचे को तोड़ते हुए केंद्र सरकार ने ये कानून बनाया। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 3 सूची होती हैं, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो स्टेट लिस्ट होती है उन विषयों पर केवल राज्य सरकारें ही कानून बना सकते हैं और जो केंद्र की सूची में आते हैं उन पर केंद्र बनाती है। और जो कॉन्करेंट सूची होती है यानी कॉन्करेंट लिस्ट, अगर ऐसी किसी विषय पर दोनों वो बनाते हैं तो उसमें वही कानून पर लागू होगा जो केंद्र सरकार का होगा। लेकिन उसमें भी हमारे आर्टिकल 246 में ये कहा गया है कि जो कि एक थ्योरी है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मूल भावनाओं को या उनके हितों को प्रभावित करता है, उसी बात को एकदम सामने रख कर उस कानून को मान्यता दी जाएगी। इसमें पूरे देश के किसान और बाकी सभी लोगों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन
केंद्र इस बात पर हठधर्मिता अपना रहा है कि केंद्र ने इस बात को अपना एक प्रेस्टीज इशू बना लिया, अपना एक ईगो इशू बना लिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री संतरी सभी लोग कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा। तो फिर ये बातचीत का आप नाटक क्यों कर रहे हैं? या तो आप उनको सीधा सीधा कहिए कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, तो वो बात करें। जिस तरीके से संविधान की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाई जा रही है और लोकतांत्रिक ढांचे को एकदम ध्वस्त किया जा रहा है, ये हमारे लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। आने वाले वक्त में अब होगा यही कि पहले तो गोरे लुटेरे थे, गोरे अंग्रेज थे, अंग्रेज वो उन लोगों ने देश को लूटा। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि देश में 200 साल का राज अंग्रेज़ों को रहा और उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से भारत से कमाए 200 साल में, और उससे ज़्यादा का घपला, भ्रष्टाचार, लूट ये लोग, हमारे खुद के लोग, हमारे कल्लू अंग्रेज, ये लोग कर चुके हैं। यानी 200 साल से ज़्यादा की लूट ये अभी तक कर चुके हैं। और ये इसी तरीके से एक इस तरह का एक एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं, एक साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे हैं, आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना चाह रहे हैं अंबानी, अडानी, इन लोगों के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था को देकर। तो क्या हम आगे भी, कहने को तो हम एक लोकतांत्रिक आज़ाद देश में हैं, लेकिन क्या हम गुलाम नहीं हैं? हर आदमी को, कोई भी आदमी अगर किसी भी बात पर अगर वो कुछ बोल देता है तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। कोई आदमी अगर तिरंगा झंडा लेकर भी निकल रहा है किसान आंदोलन के लिए तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कौन सी हमारी आज़ादी है? ये कौन सा हमारा लोकतंत्र है कि हम बोल भी नहीं सकते? आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 1947 में जब हमारे देश से अंग्रेज गए तो उनकी संख्या केवल 65,000 थी, केवल 65,000। और 1941 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 41 करोड़। तो 41 करोड़ लोगों को वो 65,000 लोग कैसे संभाल रहे थे? उनके पास में एडमिनिस्ट्रेशन था, पुलिस था, प्रशासन था, सेना थी, सब कुछ था। तो कैसे संभाल रहे थे? जी ऐसे ही संभाल रहे थे कि यहीं के लोग उनकी सेवा में लगे हुए थे, जैसे कि आज लग गए हैं हमारे अंबानी अडानी की सेवा में। दोस्तों, जो लोग, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको ये सब कुछ मालूम है, जिन्होंने 62, 65, 71 ये सब युद्ध देखे हैं, वो लोग ये जानते हैं कि किस तरीके से पूंजीपतियों ने अनाज को वक्त में गरीबों को, मज़दूरों को खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा था। जिन्होंने 62, 65, 71 ये सब युद्ध देखे हैं, उसी दौरान में इनकी काला बाजारी इतनी बढ़ गई थी कि कहने की हद नहीं। अगर इस वक्त में अगर हम देश को नहीं बचाते हैं और अगर हम सही हक की आवाज़ नहीं उठाते हैं दोस्तों, आने वाला समय हमारे लिए, देश की कम से कम 95% जनता के लिए बहुत बुरा होगा। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। ये सब लोग मारे जाएंगे। अगर आपको देश बचाना है तो ऐसी सरकारों का, ऐसी व्यवस्थाओं का एकदम खुलकर विरोध होना चाहिए। अगर आज़ादी से पहले लोग सोचते कि वो खुद आज़ादी लेंगे और खुद जिएंगे उस आज़ाद हवा में, तो आज शायद हम आज़ाद नहीं होते। दोस्तों, ये बात बड़ी पक्की है कि उन लोगों ने जितनी कुर्बानियाँ दी, लोगों ने, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी लोग थे, ये हमारे क्रांतिकारी वीर, उन्होंने अपने लिए, इस देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। तो क्या हम बचा पा रहे हैं अपनी इस आज़ादी को? मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा हो रहा है कि आज़ादी जो हमें मिली वो दरअसल मिलनी तो शायद चाहिए थी, लेकिन वो गलत हाथों में चली गई। पहले गोरे अंग्रेज थे, फिर बाद में काले अंग्रेज आ गए, और इन्होंने, उस वक्त में हमारे पास में पूरा मौका था कि वो देश बनाएं, लेकिन उन्होंने देश नहीं बनाया। उन्होंने अपनी सत्ताएं संभाली। जितने भी राजे रजवाड़े थे वो सारे एमपी और मंत्री बन गए। जितने भी छोटे मोटे जमींदार थे वो विधायक और पार्षद बन गए। छोटे मोटे कारिंदे कानून, उन्होंने सारी ज़मीनें सब हड़प ली। बदला कुछ नहीं है दोस्तों।
लेकिन अगर देश बनाना है तो इन सब से ऊपर उठकर जो भी इन्होंने फैलाया हुआ है, हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब जो इन्होंने फैलाया हुआ है, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए फैलाया हुआ है। आप अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से इनकी बेटियों की शादियां आपस में होती हैं, तब तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। और मैं यही कहूँगा कि आज जिस तरीके से हमारे देश के हालात हैं, उस हालातों से लड़ना हम सभी का कर्तव्य है। इन पूंजीपतियों से लड़ना हम सभी का कर्तव्य है। इन अराजकतावादी शक्तियों से लड़ना हम सभी का कर्तव्य है, और देश को बचाना भी हम सब का कर्तव्य है। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर।